सो हेलो एंड वेलकम टू द 14th मॉड्यूल ऑफ द कोर्स मास्टर द आर्ट ऑफ सर्किट सॉल्विंग। और इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं मोशनल ईएमएफ, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंस लॉ एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? इंटीग्रेशन विद सर्कल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, फिर बात करते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स associated with the loop, there will be an induced EMF and this induced EMF will last as long as the changes persist. Okay, तो ये induced EMF तब तक आएगा जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। ठीक है, और ये जो induced EMF है, what is this? This is called as the motional EMF. Actually this EMF, this induced EMF is the motional EMF which is generated due to the motion of this conducting rod in circuit 1. तो circuit 1 में अपने पास में कंडक्टिंग रॉड है। तो एक कंडक्टिंग रॉड में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? तो मैग्नेटिज्म चैप्टर में अपन मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुके हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स है दैट इज़ Q टाइम्स V क्रॉस B। सो माइनस E इज़ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये तो अपने चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स। तो सबसे पहले अपने चार्ज पार्टिकल पे लगा मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ, क्योंकि V क्रॉस B का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। नीचे क्यों लग रहा है? बिकॉज दिस इज़ अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रॉड के एंड बी पे अक्यूमुलेट हो जाएंगे एंड ड्यू टू दिस देयर विल बी एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन द एंड ऑफ द रॉड। तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। नाउ दिस कंडक्टिंग रॉड हैज़ बिकम पोलर। ये पोलर रॉड बन चुकी है, और पोलर रॉड बन चुकी है तो क्या है? इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? हरदम फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो अपन कह सकते हैं यार कि इस पे लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना होगा? इतना हो जाएगा। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ दिस इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो क्यों किया मैंने? तो एक मोमेंट आएगा जब नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बिकम जीरो, और तब यहाँ पे स्टेडी स्टेट कंडीशन बन जाएगी। और उस समय पे आने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वेक्टर फॉर्म में, वो कितना होगा? नेगेटिव ऑफ V क्रॉस B। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो आप बहुत सारे क्वेश्चन में काम में ले सकते हो। तो ये आपको याद रहेगा वैसे भी अब से। सो E वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। नाउ फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर, फ्रॉम द रूट्स ऑफ दैट चैप्टर वी हैव द एक्सप्रेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स। सो VP माइनस VQ इज नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट DL वेक्टर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ DL। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस, तो यहाँ क्या आएगा? EDR का इंटीग्रेशन। वो सब चीज़ अपने को पता है। सो VP माइनस VQ, सो दिस इज फ्रॉम Q टू P। ये आपको याद रखना है, सबस्क्रिप्ट तक याद रखनी है इस एक्सप्रेशन की। आपको हर जगह काम आएगा ये, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अपने सब जगह काम आएगा। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द मोशनल EMF। तो पहले अपन मोशनल EMF कैलकुलेट करते हैं। तो अपन ने बोला यार अगर कोई भी दो एंड्स है रॉड के VP माइनस VQ, उनमें कितना EMF डेवलप होगा? सो नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेटिंग फ्रॉम P टू Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू रखेंगे अपन यहाँ पे कितनी? माइनस ऑफ V क्रॉस B डॉट DL। ओके, so we can say that delta V is what? It is integration of V cross B dot DL। तो ये नया फॉर्मूला आ चुका है। Actually these formulas are a bit confusing। V cross B dot DL है, I DL cross B है, Q V cross B है ना? सब जगह कुछ चीज़ें कॉमन भी है, लेकिन आपको याद सब कुछ रखना है और प्रैक्टिस के थ्रू सब कुछ याद हो ही जाएगा। तो फाइनली अपन सॉल्व करते हैं अपना सर्किट 1 विच इज़ द सर्किट 1 ऑफ द कोर्स एंड इट इज़ अ वेरी सिंपल सर्किट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये टू स्मूथ हॉरिजॉन्टल रेल्स है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है कैपिटल R2, यहाँ पे रेजिस्टेंस है कैपिटल R1। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, रेजिस्टेंस है, इट इज़ एक्चुअली रेजिस्टेंस विच ट्राइज टू स्टॉप द करंट, है ना? जैसे स्पीड ब्रेकर आता है अपने पास में, रोड पे अपन ड्राइव करते हैं तो स्पीड ब्रेकर आता है, तो दैट स्पीड ब्रेकर इज़ द रेजिस्टेंस। उस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और अपन जो व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं दैट इज़ करंट। ठीक है, तो R1 R2 आ चुका है अपने पास में। और गिवन है क्वेश्चन में कि ये जो रॉड है, ये जो कंडक्टिंग रॉड है जिसमें मोशनल EMF डेवलप हो रहा है, इस रॉड का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल r है। तो ये सब चीज़ें अपने को पता है। अब अपन बात करेंगे मोशनल EMF की, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं मोशनल EMF कितना होता है? V क्रॉस B डॉट DL का इंटीग्रेशन। अब इस वाले डायग्राम में आप देखेंगे तो V क्रॉस B किधर आ रहा है? प्लस J कैप में आ रहा है एंड दिस वेक्टर इज़ पैरेलल टू द DL वेक्टर। तो जो DL वेक्टर है, DL वेक्टर अपन किधर ले रहे हैं? ऊपर की तरफ ले रहे हैं। एंड DL वेक्टर और V क्रॉस B वाला जो वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। V कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है ना? साइन 90 एंड कॉस 0 विच इज़ 1। और DL का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ द रॉड आ जाएगी अपने पास। फाइन, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन अल्टीमेटली सॉल्विंग दिस सर्किट, सो लेट्स डू दैट।
तो सर्किट 1 में अपने को क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रॉड। तो नीचे वाला एंड जो है रॉड का दैट इज़ एंड बी, ऊपर वाला एंड क्या है, एंड बी, एंड ए, और यहाँ पे अपने को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो अपन ने बोला यार अच्छा एक चीज़ और, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसकी पोलैरिटी कैसे देखेंगे अपन, जिस डायरेक्शन में अपना थंब पॉइंट कर रहा है, सो द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B इज़ अपवर्ड, दैट इज़ द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अपवर्ड वाले डायरेक्शन को क्या आप लेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये चीज़ अपने को समझ में आ चुकी है। और ये जो रॉड है, इस रॉड का इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ मैं बना देता हूँ, दिस इज़ स्मॉल r। तो अपने को किरचॉफ्स लॉ लगाना है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यार। सो डेल्टा VAB कितना होगा, डेल्टा VAB चाहिए अपने को, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, या अपन इसको लिखें VA जो है वो हायर पोटेंशियल डिफरेंस पे, सो VA माइनस VB इज़ नथिंग बट E माइनस I टाइम्स स्मॉल r। सो I इज़ द करंट इन द सर्किट, तो I निकालना है अपने को। इस वाले कंडक्टिंग रॉड में कितना करंट होगा, तो पहले EMF की बात करें तो EMF कितना होने वाला है यहाँ पे, BVL अपन बात कर ही चुके हैं उसकी, दैट इज़ द मोशनल EMF माइनस स्मॉल r टाइम्स द करंट इन द रॉड। तो रॉड में करंट कितना होगा, E बाय द रेजिस्टेंस। तो EMF कितना इंड्यूस हो रहा है इसमें बताओ, इसमें कितना EMF इंड्यूस हो रहा है, BVL डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आने वाला है यहाँ पे अब अपने पास। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो पहले देखो आप, तो कैपिटल R1 और कैपिटल R2 ये दो रेजिस्टर्स पैरेलल कनेक्शन में हैं, तो अपन कह सकते हैं दिस इज़ कैपिटल R1 R2 डिवाइडेड बाय कैपिटल R1 प्लस R2, एंड दिस कंप्लीट रेजिस्टेंस इज़ इन सीरीज़ विद द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये चीज़ हो चुकी है और यहाँ से अपने को आंसर मिल चुका है। तो पहला सर्किट जो है अपना सबसे सिंपल वाला सर्किट वो सॉल्व हो चुका है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, सो VA इज़ एट हायर पोटेंशियल देन VB एंड द आंसर इज़ दिस। इस पूरे में से BVL कॉमन ले लेंगे आप और इसको सॉल्व करेंगे तो बस ये ख़त्म क्वेश्चन। बात करते हैं सर्किट 2 की। तो अपने पास में यहाँ पे एक लूप है, इस तरह आपको दिख रहा है, इस तरफ ये लूप है, और ये जो लूप है अब की बार इस पूरे लूप की कांस्टेंट स्पीड है V इन I कैप, और यहाँ पे एक इनफाइनाइट थिन इनफाइनाइट वायर रखा हुआ है जिसके अंदर करंट कितना है, कैपिटल है। तो सिंपल सी बात है यार, थिन इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जो कि डिपेंडेंट होगा स्मॉल r पे, विच इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो दिखती सी बात है यार कि इस लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा, और EMF इंड्यूस होगा तो उसमें से करंट फ्लो होगा, उसमें से करंट जनरेट होगा, और करंट जनरेशन क्या करेगा, दिस विल ट्राई टू अपोज द कॉज ऑफ इट्स जनरेशन। ठीक है, और कॉज क्या है, दैट इनफाइनाइट वायर, है ना। तो अब देखो अपन क्या करते हैं, अपन किसी भी स्मॉल, ठीक है, अब अपन को क्या करना है इसमें, सर्किट 2। सो व्हाट वी नीड टू डू, या वी नीड टू फाइंड द करंट इन द लूप। तो अपन ने बोला है इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है I2, क्योंकि इस वाले वायर में अपन करंट को ले लेते हैं I1। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन अपने को कैसे पता चलेगा, पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड EMF वो कैसे पता चलेगी, V क्रॉस B डॉट DL। तो इसमें देखो तो V क्रॉस B डॉट DL ऊपर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे एक EMF इंड्यूस होगा, लेट्स कॉल इट E2, और उसमें देखेंगे आप तो V क्रॉस B डॉट DL, तो इसमें भी सेम पोलैरिटी का EMF इंड्यूस हो रहा है, लेट्स कॉल इट E1। तो अपना सर्किट यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो इस इंस्टेंट पे अपने से पूछी जा रही है करंट की वैल्यू, दैट विल ऑब्वियसली चेंज एज द सर्किट मूव्स अहेड। सो वी कैन से दैट करंट इन द लूप I लूप इज इक्वल टू व्हाट, तो E1 ज़्यादा होगा या E2 ज़्यादा होगा, सो दिस इज डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट। सो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ पे R की वैल्यू कम होगी, तो E1 जो है दैट इज ग्रेटर देन E2, तो अपन कह सकते हैं कि E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लूप विच इज़ 4R। नाउ E1 माइनस E2 कितना होता है, BVL। ट्रांसलेशनल वेलोसिटी जो होती है वो हर एलिमेंट की सेम होती है, इस पर अपनी बहुत डिटेल में बात हो चुकी है मैकेनिक्स में। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट, V और L को ले लीजिए आप कॉमन, क्योंकि ये एक स्क्वायर लूप है ना, दिस इज़ L, दिस इज़ L। तो बात करेंगे अपन B1 माइनस B2 की, तो B1 मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, सो इट इज़ एक्चुअली 1 बाय L एंड माइनस 1 बाय 2L, और बाहर क्या ले लिया अपन ने कॉमन, फिर म्यू नॉट I बाय 2 पाई दिस, एंड दिस शुड बी डिवाइडेड बाय कैपिटल R 4 टाइम्स कैपिटल R। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको। तो ये अपना फाइनल करंट हो चुका है, तो बस यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है अपना, है ना। सो VL इंटू ये कितना बच जाएगा अंदर, दिस विल बिकम 1 बाय L एंड माइनस 1 बाय 2L, तो 1 माइनस हाफ इज़ हाफ, और L से L भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हाफ, तो 2 2 4 4 16, डिनोमिनेटर में बच जाएगा 16। ठीक है, तो म्यू नॉट I बाय 2 पाई R
तो इस इंस्टेंट पे इस लूप में इतना करंट होगा। और डायरेक्शन अगर अपने को देखनी है तो मैं बता चुका हूँ आपको, E1 ज़्यादा है तो I2 का डायरेक्शन इस तरीके से होगा। बात करते हैं अपन अगले इलस्ट्रेशन की, तो ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो अभी अपन बेसिक्स पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। तो बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या है, एक रॉड है अपने पास में, ये किसी भी कांस्टेंट स्पीड से जे कैप में जा रही है। तो दिस इज़ द ट्रांसलेशनल स्पीड, कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा रॉड का, ठीक है, स्ट्रिक्टली ट्रांसलेशनल मोशन। और वापस से थिन इनफाइनाइट वायर रख दिया एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड। सो वी नीड टू फाइंड व्हाट, इसमें क्या निकाल सकते हैं अपन, तो इसमें भी EMF इंड्यूस निकाल लेते हैं अपन। तो EMF इंड्यूस कितना होता है, V क्रॉस B डॉट DL। तो अपन कह सकते हैं यार कि इंड्यूस्ड EMF कितना होगा, सो द इंड्यूस्ड EMF इज इंटीग्रेशन ऑफ V क्रॉस B, है ना, डॉट DL। तो L तो एक्चुअली L तो इसकी लेंथ है, तो अपन डिफरेंशियल लेते हैं x को। तो अपन किसी भी x पे जाके dx का एलिमेंट लेते हैं, है ना, या r ले लेते हैं यार, यहाँ पे x भी लिख दिया मैंने, तो इसको r लिख दीजिए आप। तो किसी भी r पे जाके अपन dr थिकनेस का एक एलिमेंट लेते हैं, है ना, दिस इज़ dr। तो dr की भी स्पीड ऊपर की तरफ होगी v, क्योंकि मैंने बता रखा आपको ट्रांसलेशनल स्पीड का मतलब क्या होता है, हर एलिमेंट की सेम स्पीड होगी सेम डायरेक्शन में, दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। तो वी डी आर इन टू द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट विच इज़ नथिंग बट म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई टाइम्स स्मॉल आर। और स्मॉल आर की लिमिट्स कहाँ से लगेगी, x से लेके x प्लस l तक। तो ये लिमिट्स लग जाएगी इसकी स्मॉल r की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी जो है यहाँ पे सॉल्व होता है। तो डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन कितना हो चुका है, ln r हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन अगले इलस्ट्रेशन की, विच इज़ द सर्किट 3 ऑफ द कोर्स। तो सर्किट 3 में क्या है, देखो यहाँ पे इनफाइनाइट रेल्स है, यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे फाइनाइट रेल्स थी, लेकिन यहाँ पे है इनफाइनाइट रेल्स। और अपने को बोला जा रहा है कि अपनी जो रेड वाली कंडक्टिंग रॉड है, ये किसी भी v स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड द एक्सटर्नल फोर्स वेक्टर टू रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड ऑफ द कंडक्टिंग रॉड। कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएं ताकि रॉड की कांस्टेंट स्पीड मेंटेन्ड रहे। तो कैसे निकालेंगे ये, तो रॉड पे नेट फोर्स 0 कर देते हैं ताकि उसकी स्पीड क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हर क्वेश्चन में किधर है, माइनस के कैप में है, कितना B0 है। तो इस पर देखो मैग्नेटिक फोर्स किधर है, IDL क्रॉस B, है ना, दैट इज़ द मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को अपन डायरेक्टली। तो मैग्नेटिक फोर्स अपन पढ़ चुके हैं मैग्नेटिज्म में कितना होता है, IDL क्रॉस B, और DL का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ रॉड विच इज़ L। सो IDL क्रॉस B, एंड करंट इज़ व्हाट, करंट इज़ द इंड्यूस्ड EMF डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। तो इंड्यूस्ड EMF की अगर अपन बात करें तो यार इंड्यूस्ड EMF कितना होगा, B0 VL, एंड करंट की बात करें तो B0 VL इज़ डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस विच इज़ कैपिटल R प्लस स्मॉल r। सो दिस इज़ द F मैग्नेटिक, और इसका डायरेक्शन निकालेंगे आप तो I टाइम्स DL क्रॉस B। तो DL क्रॉस B इधर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा। सो दिस इज़ F मैग्नेटिक वेक्टर, तो दिस इज़ इन माइनस आई कैप, ठीक है। इसको ढंग से लिख लेते हैं यार, B0 स्क्वायर VL स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r टाइम्स माइनस आई कैप। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि F मैग्नेटिक वेक्टर प्लस F एक्सटर्नल वेक्टर इज इक्वल टू 0 फॉर द स्पीड ऑफ द कंडक्टिंग रॉड टू बी कॉन्स्टेंट। तो अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे F एक्सटर्नल वेक्टर जो है ये कितना आ जाएगा, F एक्सटर्नल वेक्टर आ जाएगा कितना, B0 स्क्वायर VL स्क्वायर अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो दिस इज़ द एक्सटर्नल फोर्स, और ये किधर आ रहा है, आई कैप में, मतलब अपन एक्सटर्नल फोर्स इधर की तरफ लगाएंगे। सो दिस इज़ द F एक्सटर्नल, ताकि इस पे नेट फोर्स कितना बना रहा है, 0 बना रहा है। अब इसकी एक एनालॉजी क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि फैराडेज लॉ और लेंस लॉ। तो लेंस लॉ जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। कैसे बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन पे, तो अपन अगर कैलकुलेट करें एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड ऑफ द रॉड, तो ये कितना होगा, F एक्सटर्नल डॉट V वेक्टर, ठीक है। और F एक्सटर्नल अपन निकाल चुके हैं, इसको V से मल्टीप्लाई करोगे तो B0 स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। सो दिस इज़ द एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड, और आप इसको क्या बोल सकते हैं, ठीक है, ये एक्सटर्नल पावर है। नाउ इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द थर्मल पावर, तो थर्मल पावर कितना होता है, तो थर्मल पावर इज़ द हीट डिसिपेटेड, ओके, इन द रेजिस्टर्स, और यू कैन से हीट जनरेटेड इन दीज टू रेजिस्टर्स कैपिटल R एंड स्मॉल r। इनमें कितनी हीट जनरेट होती है, तो दैट इज़ नथिंग बट I स्क्वायर टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r। किसी भी रेजिस्टर में कितनी हीट डिसिपेट होती है, I स्क्वायर R, अगर R उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है तो 2 रेजिस्टर है तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो चुका है। I कितना निकाला था अपन ने, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ I,
तो कर देते हैं अपन आई का स्क्वायर, तो कितना हो चुका है ये बी नॉट वी एल अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो अपन क्या कह सकते हैं कि द थर्मल पावर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल पावर। ओके, पावर इज नॉट अ वेक्टर, इट इज़ अ स्केलर। तो थर्मल पावर जो होगी दैट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल पावर। तो यहाँ से प्रूव होता है कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। जितना भी फोर्स एक्सटर्नल लग रहा है यहाँ पे, दैट विल, इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जनरेट होने वाला जितना भी पावर है दैट विल बी डिलीवर्ड टू द रेजिस्टर्स, और रेजिस्टर्स में हीट का जनरेशन होगा। बात करते हैं सर्किट नंबर 4 की। तो यहाँ पे अपने पास में क्या है, एक मूविंग लूप है, ठीक है। तो ये वापस से थिन इनफाइनाइट अपने पास वायर है, और थिन इनफाइनाइट वायर के पास में एक लूप रख रखा है अपन ने, ठीक है। इस लूप का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है, इधर वाली लेंथ स्मॉल एल है, और इधर कितना है, स्मॉल एच। सो दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर लूप, और दिस रेक्टेंगुलर लूप इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम दिस थिन इनफाइनाइट वायर, and this loop is moving in I cap with a constant speed u. Now what are we supposed to find out? तो क्या निकालना है इसमें? So ठीक है, इसमें अपन एक तो करंट निकाल सकते हैं, ठीक है, या वी कैन फाइंड आउट करंट इन दिस। तो अपन बोलते हैं यार ये वाला जो लूप है इसमें अपन करंट बोलते हैं I2 है इसमें, फाइन। सो एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट अपन क्या निकाल सकते हैं, फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज, ताकि अपने को इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाएगा इस लूप में। नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज दिस, जैसे ही लूप आगे जा रहा है तो लूप के आगे जाने की वजह से क्या हो रहा है, इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दैट इज़ कितना, फाई बी, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर की बात करें तो अपन एक काम करते हैं, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जाते हैं और डी एक्स थिकनेस की एक स्ट्रिप लेते हैं। तो ये अपन ने स्ट्रिप ली है जिसकी थिकनेस कितनी है, डी एक्स है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स डिस्टेंस पे कितना होगा, म्यू नॉट आई 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स, एंड दिस शुड बी डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप विच इज़ एच डी एक्स। सो दिस इज एच डी एक्स। तो बी डी ए का इंटीग्रेशन करते हैं अपन, कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे डी एक्स की लिमिट्स, फ्रॉम आर टू आर प्लस एल। सो फ्रॉम आर टू आर प्लस एल इज़ द लिमिट ऑफ द फ्लक्स विच इज़ चेंजिंग, है ना। तो इस इंस्टेंट पे इसमें कितना फ्लक्स है, वेरिएबल फॉर्म में निकाल लेते हैं अपन। तो म्यू नॉट आई 1 एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये सब चीज़ें कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई 1 एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, एंड दैट बिकम्स एल एन ऑफ एक्स या आर। सो एल एन ऑफ स्मॉल आर प्लस एल डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। तो ये हो चुका है फ्लक्स associated with this loop at this instant. Now we know that the EMF induced is negative rate of change of the flux associated with the loop at a particular time t. तो नेगेटिव, और इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को, तो म्यू नॉट आई एच अपॉन 2 पाई, सब कुछ कांस्टेंट है। एल एन में जो नंबर है इसको डिफरेंशिएट करो इसी नंबर के रेस्पेक्ट में, तो वी आर अप्लाइंग द चेन रूल। सो दिस बिकम्स स्मॉल आर अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल एल, और अब स्मॉल आर प्लस स्मॉल एल अपॉन स्मॉल आर का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो यार। तो पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा 1, और नीचे वाला एज इट इज़ स्मॉल आर, फिर ऊपर वाले को एज इट इज़ रखेंगे, नीचे वाले को डेरिवेटिव करेंगे, तो दैट बिकम्स स्मॉल आर माइनस स्मॉल आर प्लस एल, सो दैट इज़ माइनस एल, और नीचे वाले का स्क्वायर। तो अपन ने यहाँ पे बस चेन रूल लगाया, ठीक है। और फिर फाइनली डी आर को डी टी से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब अपन आर को फिर टाइम के साथ जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो आर इज़ चेंजिंग विद टाइम, तो डी आर बाई डी टी कितना हो जाएगा, द कॉन्स्टेंट स्पीड यू विथ विच द लूप इज़ मूविंग इन आई कैप डायरेक्शन। सो दिस इज़ यू। तो ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन क्या हो चुका है, पॉजिटिव साइन हो चुका है, और डी आर बाई डी टी क्या है, पॉजिटिव, इसलिए अपन ने यहाँ पे एक नेगेटिव इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। तो मैं यहाँ भी प्लस लिख रहा हूँ, मैं यहाँ भी प्लस लिख रहा हूँ। तो इंड्यूस्ड ई एम एफ अपने पास में आ चुका है। खैर अब इस इंड्यूस्ड ई एम एफ से अपन क्या कर सकते हैं, वॉट can we do with this? So we can find the current flowing in the loop, that is induced EMF divided by the resistance of the loop capital R. तो ये जो पूरा लूप है, इस पूरे लूप का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, अनलाइक दिस सर्किट जहाँ पे हर एज का रेजिस्टेंस कैपिटल आर था। और यहाँ पे एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया शायद, ये जो दो एजेस है इनमें कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होगा, बिकॉज फ्रॉम V क्रॉस B डॉट डी एल वी कैन सी दैट V क्रॉस B इज़ परपेंडिकुलर टू द डी एल वेक्टर, तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करें अगर अपन करंट की, तो इस पूरे नंबर को कैपिटल आर से अपन को डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा अपने पास। सो दिस बिकम्स म्यू नॉट कैपिटल आई एच, और इस आर से ये आर कैंसिल कर दो, ऊपर बचेगा एल, नीचे बचेगा 2 पाई
स्मॉल आर प्लस एल और ऊपर बचेगा एक यू. सो म्यू नॉट आई एच एल यू डिवाइडेड बाय 2 पाई स्मॉल आर प्लस स्मॉल एल टाइम्स स्मॉल आर. सो दिस इज़ द फ्लोइंग करंट. और अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस लूप, तो क्या बोलेंगे अपन? दैट इज़ द थर्मल पावर विच इज़ इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम्स द करंट फ्लोइंग इन दिस लूप, दैट इज़ I2. सो इसको बोल दीजिए आप I2 और इसको बोल दीजिए I1. तो यहाँ पे अगर मैं I1 लिख दूँ और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो अपने पास डायरेक्टली एक्सटर्नल पावर आ जाएगा. जो चीज़ अपन यहाँ पे पढ़ चुके हैं उसको यूज़ करके अपन डायरेक्टली एक्सटर्नल पावर कैलकुलेट कर रहे हैं. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना निकाला अपन ने? ये. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम्स I2. ओके, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये, इसको I2 से मल्टीप्लाई करना है तो म्यू नॉट I1 I2 स्मॉल h स्मॉल l u और डिनोमिनेटर में बचना चाहिए 2 पाई स्मॉल r प्लस l इंटू स्मॉल r. तो दिस इज़ द एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस मूविंग लूप. तो 4 सर्किट्स अपन देख चुके हैं बेसिकली इस लेक्चर में, और बिल्कुल अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया है. और एक्सेप्शनली एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स हैं ये, है ना, जेईई मेंस या एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम्स है बिल्कुल. कहीं कोई कुछ खास चीज़ें इसमें है नहीं. ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि अब अपन देखने वाले हैं सर्किट नंबर 5 to 10, है ना. 4 सर्किट्स हो चुके हैं, तो 6 सर्किट्स अभी बाकी है इस लेक्चर के. बिकॉज इस लेक्चर में अपन टोटल 10 सर्किट पढ़ने वाला है, जिसमें से 4 सर्किट अपन पढ़ चुके हैं विद द थ्योरी ऑफ मोशनल ईएमएफ, मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज लॉ एंड लेंस लॉ. और अपन देख चुके हैं फैराडेज लॉ या लेंस लॉ जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, बिकॉज वी प्रूव्ड दैट द एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ दिस कंडक्टर इज इक्वल टू द थर्मल पावर और द पावर विच इज़ लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द रेजिस्टर्स. ठीक है, तो फाइनली एक्सटर्नल पावर अपने पास कितना आ जाएगा? म्यू नॉट I1 I2 H L U डिवाइडेड बाय 2 पाई स्मॉल r प्लस स्मॉल l इंटू स्मॉल r. ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली देखें तो F मैग्नेटिक कितना होगा? F मैग्नेटिक विल बी BIL. इस पे F मैग्नेटिक आपको देखना है तो इस वाली एज पे अलग से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और इस वाली एज पे अलग से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो वो भी कर लेते हैं. तो F मैग्नेटिक कितना होता है? I dl क्रॉस B. तो करंट कैसे फ्लो होगा इसमें? पहले EMF इंड्यूस देख लेते हैं अपन. तो EMF इस वाली में ज़्यादा होगा, तो इसमें EMF अगर ऐसे इंड्यूस हो रहा है तो इस वाली में EMF ऐसे इंड्यूस होगा और करंट इस डायरेक्शन में होगा. और I dl क्रॉस B के हिसाब से इस वाले पे फोर्स मैग्नेटिक FM1 लगेगा वेक्टर इस तरीके से, और इस पे dl क्रॉस B इस पे फोर्स आगे की तरफ लगेगा F मैग्नेटिक ऑन. सो FM2 इसको कह देते हैं. और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो उस तरफ आएगा क्योंकि FM1 इज़ ग्रेटर देन FM2. तो F एक्सटर्नल किधर आएगा? F एक्सटर्नल विल बी दिस साइड. सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ F एक्सटर्नल वेक्टर एंड दिस इज़ द एक्सटर्नल पावर, दैट इज़ इट. ठीक है यार, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये. और यहाँ से अपन रीड कर सकते हैं F एक्सटर्नल की वैल्यू करके देखें रीड अपन. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है प्लस F एक्सटर्नल दैट इज़ इक्वल टू 0 एंड वी कैन सी दैट दिस एक्सटर्नल पावर इज़ नथिंग बट F एक्सटर्नल इंटू U. तो इसमें से U को उड़ा दें अगर अपन तो बचेगा वो क्या है? दैट इज़ द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड. दैट इज़ द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड. तो U को हटा दो यहाँ से, तो जो भी बचा है दैट इज़ द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस लूप. सो आई होप ऑल द कंसेप्ट्स आर क्लियर टू यू. तो मिलते हैं अपन सर्किट नंबर 5 to 10 में, है ना. तो बात करते हैं अपन सर्किट नंबर 5 की. तो यहाँ पे एक कंडक्टिंग रॉड अपने को गिवन है जिसको U I कैप इनिशियल वेलोसिटी देके अपन ने रिलीज़ कर दिया है. ये कंडक्टिंग रॉड जो है 2 कंडक्टिंग स्मूथ हॉरिजॉन्टल रेल्स पे स्लाइड कर रही है, मतलब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 है. रेजिस्टर कितना है यहाँ पे? कैपिटल R है. और इस रॉड का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल r है. एंड वी आर इंस्ट्रक्टेड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस कंडक्टिंग रॉड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो सबसे पहले अपन ने देखा पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड EMF. कैसे देखेंगे? Q टाइम्स V क्रॉस B, दैट इज़ एक्चुअली द फोर्स ऑन अ चार्ज. तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके अपन ने डिराइव किया था मोशनल EMF. और अगर यहाँ पे अपने को देखना है मोशनल EMF, तो मोशनल EMF कितना होता है? V क्रॉस B डॉट DL. तो V क्रॉस B की डायरेक्शन से अपने को क्या मिला? पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड EMF. और पोलैरिटी मिलने के बाद अपन कह सकते हैं करंट जो है वो प्लस J कैप में जाएगा. और करंट प्लस J कैप में जाने की वजह से अपन क्या कह सकते हैं कि I dl क्रॉस B दैट इज़ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड विल बी एक्टिंग इन माइनस I कैप डायरेक्शन. सो दिस इज़ द मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर. और कन्वेंशनल फॉर्मूला और कन्वेंशनल मेथड अपना क्या है कि F मैग्नेटिक वेक्टर जो है दैट इज़ इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड.
तो यार ये जो चीज़ है ये अपन एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं, है ना, आई कैप वाले डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो वेक्टर्स को ड्रॉप करते हुए अपन मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली लिख सकते हैं इस कंडक्टिंग रॉड पे। कितना हो जाएगा ये, बी L multiplied by current in this rod, which is the induced EMF upon the total resistance of the circuit, and induced EMF in the rod is nothing but BVL, where V is the velocity of this rod at any time t, है ना, what direction अपने को पता है। Now this is equal to negative of m times dv by dt। ऐसा क्यों लिखा अपन ने, क्योंकि ये फोर्स पीछे लग रही है और रॉड जो है वो आगे जा रही है। सो दिस फोर्स विल प्रोवाइड एन एक्सेलरेशन, एक ऐसा एक्सेलरेशन जो इस रॉड की वेलोसिटी को कम कर देगा। सो दैट इज एक्चुअली द रिटार्डेशन। तो अपन ने ये चीज़ लिख दिया है यहाँ पे। अब अपने को क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं कि dv बाई वी इज इक्वल टू माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r टाइम्स स्मॉल m dt। अब दोनों तरफ अपन इंटीग्रेट करेंगे। टाइम t जीरो पे स्पीड u थी, किसी भी टाइम t पे स्पीड v हो चुकी है। सो दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू u e टू द पावर माइनस kt। और k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r टाइम्स स्मॉल m। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। नाउ वी आर हैविंग v इज इक्वल टू u e टू द पावर माइनस kt एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसका एक और मेथड है विच इज़ लेस कन्वेंशनल एंड मोर इंट्यूटिव। तो वो मेथड मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो उस मेथड को डिस्कस करते हैं अपन। सो लेट्स कम टू मेथड नंबर 2। तो मेथड 2 में क्या है, वी आर सेइंग अ क्लॉज दैट एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट इनसाइड द रेजिस्टर एट द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के कॉस्ट पे क्या हो रहा है, जो एनर्जी है दैट इज बीइंग डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द टू रेजिस्टर्स कैपिटल R एंड स्मॉल r। सो वी कैन से दैट minus dk by dt, that is the rate of change of kinetic energy with time, and since dk by dt is negative, तो यहाँ पे अपन ने एक नेगेटिव साइन लगाया, and this is equal to what, this is equal to the thermal power, जो कि कितनी होती है, E square divided by capital R plus small r, because this is the total resistance of the circuit, and minus d by dt, और kinetic energy कितनी है, हाफ m v square, and this is equal to, so capital R plus small r को नीचे लिखा, induced EMF कितना था, so that is बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये आ चुका है। अब एक काम करो, उसको डिफ्रेंशिएट करो, तो 2 से 2 कैंसिल होगा। सो वी आर लेफ्ट विथ एम वी एंड डी वी बाय डी टी, नेगेटिव साइन वही रहेगा। और इस तरफ देखेंगे अपन तो बी नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जाएंगे। सो डी वी बाय वी, एक वी से एक वी कैंसिल हुआ, तो डी वी बाई वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन स्मॉल m टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r। दिस इज इन डी टी ना, इधर dt आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तो अपने पास में सेम इंटीग्रल यहाँ पे बन चुका है ना। सेम लिमिट्स लगाएंगे और ऑब्वियसली सेम आंसर अपने को मिल जाएगा। और आपसे बोला जाता है कि एग्जाम में मतलब ग्राफ दे देंगे आपको v वर्सेस t का, तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट है ये, इसका ग्राफ भी आप बना देंगे, वेरी सिंपल, e टू द पावर माइनस x का ग्राफ आता होगा आपको, है ना, तो वो आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे। बात करते हैं सर्किट नंबर 6 की। तो सर्किट नंबर 6 में क्या है, अपने पास में पूरा का पूरा सेम सिस्टम यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही है, कितनी है, बी नॉट, और अपने से बोला जा रहा है इस बार अपन ने इसको इनिशियल स्पीड दी ही नहीं, बस अपन स्टार्टिंग से मतलब टाइम t इक्वल टू 0 से इस पर कॉन्स्टेंट फोर्स लगा रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, कैपिटल F, डायरेक्शन शोन ऑन बोर्ड, एंड वी आर इंस्ट्रक्टेड टू फाइंड द टर्मिनल स्पीड ऑफ दिस रॉड। तो टर्मिनल स्पीड क्या होती है, टर्मिनल स्पीड मीन्स द कॉन्स्टेंट स्पीड, और ये जो टर्मिनल स्पीड होती है ये बहुत लंबे समय के बाद में अचीव होती है। तो टाइम की वैल्यू अपन कितनी डालेंगे, इनफाइनाइट डालेंगे, तो अपने को टर्मिनल वेलोसिटी मिल जाएगी। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एवेल्युएट वेलोसिटी ऑफ दिस कंडक्टिंग रॉड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो वापस से न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं अपन। तो सबसे पहले देखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अज्यूम करते हैं कि यार किसी भी टाइम टी पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है आगे की तरफ, तो वी कैन ट्राई एवेल्युएटिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ विच इज़ व्हाट, v क्रॉस b डॉट dl। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो पोलैरिटी है वो कैसे आएगी, ऐसे आएगी। सो दिस इज़ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, और मतलब करंट इसमें ऐसे जाएगा, तो q v क्रॉस b दैट इज़ द फोर्स ऑन अ चार्ज, बट अपन को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, तो दैट इज़ आई डी एल क्रॉस बी, और आई को एकदम अपन डी एल वेक्टर की डायरेक्शन में लेंगे, तो आई डी एल क्रॉस बी के हिसाब से मैग्नेटिक फोर्स पीछे की तरफ लग जाएगा। तो अपन क्या कह सकते हैं, नेट फोर्स जो आगे वाली डायरेक्शन में है दैट इज़ एफ माइनस एफ मैग्नेटिक। So net force is equal to mass times acceleration which is dv by dt, and this time this is not negative. Okay, so f minus f magnetic is m dv by dt. तो अब वापस से अपने को वही काम करना है यार। तो कैपिटल F माइनस एफ मैग्नेटिक कितना होता है, बी आई एल, बी नॉट है ना एल, एंड करंट इन दिस रॉड, तो यार इस रॉड में आने वाला करंट कितना होगा, बी नॉट वी
L divided by capital R plus small r, that is the induced EMF upon total resistance. So B naught VL upon capital R plus small r. So this is BIL, fine. So this is the magnetic force and this is equal to mass times dV by dt. तो अब अपने को क्या करना है यार, बस सिंपल सी चीज़ है. तो यहाँ से वापस से वेरिएबल्स आप सेपरेट कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, dV डिवाइडेड बाय कैपिटल M माइनस बी नॉट स्क्वायर वी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r. एक तरफ ये आ चुका है और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, dt बाय m. ठीक है, फाइन. सो लेट्स इंटीग्रेट दिस अगैन. और इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स क्या लगानी है अपने को, तो अपन कह सकते हैं कि टाइम t0 पे अपन ने कोई स्पीड नहीं दी इसको, लेकिन किसी भी टाइम t पे ये v स्पीड अचीव कर लेता है आगे की तरफ. ठीक है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो यार कितना आएगा, सो दिस शुड बी ln ऑफ, लिमिट्स लगा देता हूँ मैं. सो f माइनस बी नॉट स्क्वायर वी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल F एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बी नॉट स्क्वायर वी नहीं आएगा, माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू टी बाई एम. इधर भी इंटीग्रेट कर लिया. अब यहाँ से आप देखेंगे तो e टू द पावर दिस नंबर, लेट्स कॉल दिस k, है ना, e टू द पावर दिस नंबर इज k. सो वी कैन से दैट, तो k की वैल्यू कितनी है, ठीक है, इस नंबर को अपन k कह रहे हैं ना, तो k की वैल्यू है बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाय स्मॉल m टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r, दैट्स द वैल्यू ऑफ k. तो ये बचेगा e टू द पावर माइनस के टी टाइम्स कैपिटल F. सो कैपिटल F के साथ क्या है, e टू द पावर माइनस के टी है ना. और ये तो हो गई एक चीज़. और दूसरी तरफ अपने पास में क्या बचेगा, कैपिटल F माइनस, ठीक है, तो कैपिटल F माइनस ये कितना है, उसको k की टर्म्स में अगर मैं लिखना चाहूँ तो k की वैल्यू कितनी थी, इतनी थी, तो k टाइम्स m, तो ये k टाइम्स m है ना. सो ये है k टाइम्स m और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक v आ जाएगा. ठीक है, इस नंबर को उधर ले जाएंगे, उसको उधर ले जाएंगे और फिर f को कॉमन लेंगे तो f इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी जो है. ठीक है, और इस पूरे को डिवाइड किससे करना है अपने को, mk से. सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम t. टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए तो टाइम को क्या डालेंगे अपन, इन्फाइनाइट. तो e टू द पावर 0 इज़ 1, क्योंकि वो एक्चुअली e टू द पावर 0 तो 1 है, बट यहाँ पे इन्फाइनाइट डालोगे तो ये बचेगा e टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट. सो 1 अपॉन e टू द पावर इन्फाइनाइट इज 0, तो दिस शुड बिकम 0. सो दिस इज f अपॉन mk. तो टर्मिनल वेलोसिटी अपने पास आ चुकी है, कितनी है, दैट इज f अपॉन m. और k की वैल्यू कितनी थी, k की वैल्यू थी बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर. सो बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर एंड ऊपर क्या चल जाएगा फिर, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और ऊपर एक और m है, तो इस m से ये m कैंसिल करेंगे. तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी. आई होप वी आर नॉट मिसिंग एनीथिंग. ठीक है, तो ये सही है फिर. तो इस तरह से निकलती है टर्मिनल वेलोसिटी, जो बहुत लंबे समय के बाद में अचीव होती है. अब बात करते हैं अपन सर्किट नंबर 7 की. तो सर्किट 7 में क्या है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड्स दे रखा है, कैपेसिटर है और वापस से वही वाली कंडक्टिंग रॉड यहाँ पे दे दी है, वही वाला मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है. एंड दिस टाइम वी आर इंस्ट्रक्टेड टू फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो किसी भी टाइम t पे अपने कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा दैट इज़ गोइंग टू बी c टाइम्स द इंड्यूस्ड EMF इन दिस रॉड, है ना. इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस इस बार नहीं है ना. तो इसकी स्पीड अपन ने बोला किसी भी टाइम t पे नीचे की तरफ v है, तो v क्रॉस b, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है, तो v क्रॉस b डॉट dl के हिसाब से दिस इज़ द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF एंड दिस इज़ द करंट. ओके, और करंट निकालना है अगर इस केस में आपको, जहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो रेजिस्टेंस कहीं दिख नहीं रहा है, तो करंट कैसे निकालेंगे अपन, करंट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ q विद टाइम. सो I is d by dt of CE and capacitance of the circuit, capacitance of this capacitor is constant. तो अपन क्या कह सकते हैं, करंट कितना आ चुका है, C टाइम्स EMF का डेरिवेटिव. EMF कितना है, BVL को डिफरेंशिएट करोगे तो BLA CBLA. फाइन, सो करंट इज CBL and A. सो दिस इज़ द करंट एट एनी टाइम t. और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है. कैसे निकालेंगे अपन कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, देखो इस पे नेट फोर्स बराबर ma लगाओ, तो इस वाली रॉड पे नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg. तो ग्रीन पेन से दिखा देता हूँ मैं, यहाँ थोड़ा डायग्राम कंजस्टेड हो गया है. तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स dl क्रॉस b के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ लग रहा है F मैग्नेटिक. और F मैग्नेटिक कितना होता है, BIL, और I कितना है, CBLA. सो BL एंड देन CA. ठीक है,
तो C एंड A। अब नेट फोर्स बराबर है, हमें आपको नीचे की तरफ लगाना है, तो देखो mg माइनस CB²L² A दैट इज इक्वल टू ma, है ना। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है किसी भी टाइम टी पे, और अपन को क्या पता चल रहा है यहाँ से कि एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है। सो वी आर लेफ्ट विद द एक्सेलरेशन वैल्यू कितनी है, mg डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस c एंड B²L²। तो ये वैल्यू आ चुकी है किसकी, एक्सेलरेशन की, जो कि कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन आ चुका है कांस्टेंट, तो क्या किसी भी टाइम टी पे इसकी स्पीड निकाल सकते हैं अपन, यस, फ्रॉम द प्रीवियस काइनेमैटिक्स v इज इक्वल टू u प्लस at। तो इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी किसी भी टाइम टी पे। अब टाइम टी पे स्पीड आ चुकी है तो उसका क्या करें अपन, EMF कैलकुलेट कर लेंगे BVL से। EMF को रखेंगे यहाँ पे, तो चार्ज आ जाएगा कैपेसिटर की प्लेट पे किसी भी टाइम टी पे। तो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो ये क्या है, देखो यहाँ पे एक रॉड है, इस रॉड को अपन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की तरफ है B0, उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में इस रॉड को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अपन घुमा रहे हैं, ठीक है। एंड दिस टाइम वी आर इंस्ट्रक्टेड टू फाइंड द इंड्यूस्ड EMF इन दिस रॉड। तो इस रॉड में इंड्यूस्ड EMF निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो वापस से वो डिफरेंशियल अप्रोच अपनी, अपन किसी भी x डिस्टेंस पे गए, ठीक है। तो x पे गए अपन, और अपन ने ये dx लेंथ का एक एलिमेंट लिया है, तो यार इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी स्पीड हो जाएगी ओमेगा x। तो छोटे से एलिमेंट में कितना EMF इंड्यूस हो रहा है, सो लेट्स कॉल इट d EMF, कितना इंड्यूस हो रहा है BVL के अकॉर्डिंग, सो b ओमेगा x एंड dx। इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके कैपिटल R तक, बिकॉज कैपिटल R जो है दैट इज़ द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टिंग रॉड। तो ये कितना आ जाएगा, b ओमेगा R² 2। तो इतना EMF इंड्यूस होता है। पोलैरिटी कहाँ से देखेंगे, v क्रॉस b से। तो v क्रॉस b का डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है, इस तरफ। तो दिस इज़ द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड EMF। तो इतना EMF इंड्यूस होगा इस तरह से। सो दिस इज़ द पोलैरिटी माइनस प्लस। बात करते हैं सर्किट नंबर 8 की। तो इसमें क्या है, देखो ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, इस डॉटेड लाइन के जस्ट पीछे की तरफ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है B0 माइनस k कैप डायरेक्शन में, है ना। और ये एक कंडक्टिंग स्क्वायर फ्रेम या लूप है, ठीक है। एंड दिस लूप इज एग्जिटिंग आउट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड विद अ कांस्टेंट स्पीड u, एंड वी आर इंस्ट्रक्टेड टू फाइंड द एक्सटर्नल फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस कांस्टेंट स्पीड। तो सर्किट 1 2 3 4 आप रिवाइज कीजिए, अगर भूल गए हैं तो वो रिवाइज करने के बाद में आपसे प्रॉब्लम गारंटीड हो जाना चाहिए, ठीक है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो। और नहीं भी होता है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, मिस्टेक सबसे होती है। सो लेट्स डू दिस। तो कैसे करेंगे, देखो इसको अपन, तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है इस लूप के थ्रू। कितना फ्लक्स है, फ्लक्स इज b dA का इंटीग्रेशन विद सर्कल। तो b और a, तो एरिया वेक्टर को किधर लिया है मैंने, अंदर की तरफ ही लिया है। तो b और a के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है B0, और ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगुलर पोर्शन जो है, ये ट्राइंगल, इसका एरिया कितना होगा, x² होगा इसका एरिया। सो वी कैन से दैट फ्लक्स जो है किसी भी टाइम t पे कितना होगा, bx², मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, नो नीड टू इंटीग्रेट, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। एंगल कितना है, 0, cos 0 1 हो गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड आने के बाद में अपन क्या कर सकते हैं, तो फैराडेज लॉ से अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी लूप में फ्लक्स, if the flux associated with any loop is changing with time, then we can say that there will be an induced EMF जिसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस d∅dt फॉर 1 कॉइल, है ना। यहाँ पे ऐसे n कॉइल्स होती एक के बाद एक, तो वहाँ पे n का फैक्टर भी आता, तो माइनस d∅ dt। तो ये जो चीज़ है इसको डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के साथ में। सो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF टू बी माइनस d/dt ऑफ फाई की वैल्यू कितनी है, bx²। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इंड्यूस्ड EMF यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कितना आएगा, तो b तो कांस्टेंट है यार, है ना, और x² का डेरिवेटिव हो चुका है 2x, और अब x को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो बच जाएगा dx/dt, और एक नेगेटिव साइन अपने साथ में था उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो इस नेगेटिव साइन को मैंने इसे ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा, बिकॉज द स्पीड ऑफ दिस लूप एट एनी टाइम t इज माइनस dx/dt, बिकॉज x इज डिक्रीजिंग विद टाइम। सो वी कैन से दैट dx/dt की वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ एक नेगेटिव साइन इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो क्या कह रहा हूँ मैं कि स्पीड ऑफ दिस लूप एट एनी टाइम t विच इज़ u गिवन इन क्वेश्चन, एंड दैट इज़ इक्वल टू माइनस dx/dt, और ये कांस्टेंट अपने को मेंटेन करनी है। तो इसको उठा के आप यहाँ रख देंगे, तो अपने को इंड्यूस्ड EMF मिल जाएगा इस सर्किट के अंदर। कितना आ रहा है वो, 2bVx, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं इसको। तो इंड्यूस्ड EMF आ चुका है इस पर 2bVx विच इज़ डिपेंडिंग ऑन x, फर्स्ट इक्वेशन।
अब क्या करना है अपने को, फाइनल गोल इज़ टू फाइंड द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड यू। तो अब एक चीज़ जो मैंने आपको पढ़ाई नहीं अभी तक और बताई भी नहीं, वो बता देता हूँ। अगर अपने पास में कोई भी आर्बिट्ररी शेप का वायर है, करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और अपने को बोला जा रहा है कि यार इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इस वायर को एक ऐसे वायर से रिप्लेस कर सकते हैं जो कि इस वायर के एंड पॉइंट्स को जॉइन करने से बनता हो। मतलब इस आर्बिट्ररी शेप वाले वायर को अपन इस स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर सकते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो। वाई बिकॉज इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है आई टाइम्स डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इस कर्व्ड वायर को आपने इनफाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, छोटे छोटे पार्ट्स में, डीएल वेक्टर डीएल वेक्टर डीएल वेक्टर। तो आप जब ऐसे पूरे पूरे डीएल वेक्टर को ऐड करोगे तो जो ट्राइंगल लॉ होता है अपना, वेक्टर एडिशन जो होता है, ट्राइंगुलर वेक्टर एडिशन, उसके हिसाब से इन सब का रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा, ये वेक्टर आएगा। तो उस हिसाब से अपन इस वायर को रिप्लेस कर सकते हैं कि स्ट्रेट वायर से। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप, तो अपन को क्या लिखना चाहिए, पहले तो अपन करंट निकाल लेते हैं, वो काम आएगा। तो करंट कितना होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर ले लो। सो 2BVx अपॉन आर, दिस इज़ द करंट, ठीक है। ये करंट आ चुका है और अपन क्या कर रहे हैं, अब अपने को मैग्नेटिक फोर्स निकालना है इस लूप पे। तो अपन क्या करते हैं यार, देखो इधर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो इधर कोई फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस तरफ है, तो अपन यहाँ से लेके और ये जितना भी वायर है, इस कर्व्ड वायर को या बेंट वायर को अपन एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देते हैं जो कि ऐसा है, ठीक है। इस वायर से अपन ने इसको रिप्लेस कर दिया। अब ये वायर किधर जा रहा है, इस वायर की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आगे की तरफ कितनी है, यू है, फाइन। एंड V क्रॉस B डॉट DL के हिसाब से what will be the polarity of induced EMF? So this is going to be the polarity of induced EMF. Let's call it E dash, है ना। और इसका रेजिस्टेंस वगैरह तो ठीक है, रेजिस्टेंस छोड़ो इसका। तो गोल क्या है ये करने का, जो पोलैरिटी अपने को पता चली इंड्यूस्ड EMF की, उससे अपन करंट का डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे करंट फ्लो होगा, और जब करंट का डायरेक्शन आ चुका है तो इसी की डायरेक्शन में अपन DL वेक्टर एज्यूम करेंगे, एंड देन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I DL क्रॉस B। तो I DL क्रॉस B के हिसाब से मैं ग्रीन वेक्टर आपको दिखा रहा हूँ, विच इज़ शोइंग द मैग्नेटिक फोर्स। सो दिस इज़ द मैग्नेटिक फोर्स F मैग्नेटिक एंड F वेक्टर मैग्नेटिक। ये जो फोर्स है ये कितना होगा, दिस इज़ BIL, मैग्नीट्यूड तो पता है, डायरेक्शन देख रहे थे अपन तो बस। तो F मैग्नेटिक कितना होगा, BIL। सो मैग्नेटिक फील्ड इज़ B। करंट कितना है, अभी निकाल चुके हैं अपन करंट, दैट इज़ 2BVx डिवाइडेड बाय कैपिटल R, है ना। सो F मैग्नेटिक इज़ BI एंड L। तो इसकी लेंथ कितनी है टोटल, इसकी टोटल लेंथ है 2x, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, x है ना। ये लेंथ x है तो ये लेंथ कितनी होगी, दिस लेंथ इज गोइंग टू बी 2x, ठीक है। तो वो जो x स्क्वायर लिखा था दैट इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ऑब्वियसली, क्योंकि दिस स्क्वायर लूप इज ट्राइंग टू एग्जिट आउट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो फाइनली वी आर लेफ्ट विद द मैग्नेटिक फोर्स, बट वी आर इंस्ट्रक्टेड टू फाइंड द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड। तो नेट फोर्स जो है इस लूप पे कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ताकि इसकी स्पीड कांस्टेंट रहे, एक्सेलरेशन 0 हो जाए। तो F मैग्नेटिक वेक्टर प्लस F एक्सटर्नल वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो F मैग्नेटिक उधर है तो F एक्सटर्नल इस तरफ होना चाहिए। सो दिस इज द डायरेक्शन फॉर F एक्सटर्नल, और F एक्सटर्नल की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, कितनी है, F एक्सटर्नल की वैल्यू है 4B स्क्वायर x स्क्वायर V बाय R, ठीक है। V इज इक्वल टू यू, ऑब्वियसली वो मैंने V लिख दिया है, बाकी इसकी स्पीड कांस्टेंट है, यू ही है। तो यार अपन सर्किट नंबर 5, 6, 7 एंड 8, तो अभी अपन ने 4 सर्किट और सॉल्व कर लिए, 4 पहले कर लिए थे, 4 और 4 हो गए 8, तो टोटल 8 सर्किट्स अपन सॉल्व कर चुके हैं। अब अपन फटाफट देखते हैं सर्किट नंबर 9th एंड 10th विच आर वेरी अमेजिंग, है ना। तो ये अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है अब सर्किट सॉल्विंग का। तो कुछ एडवांस सर्किट है ये, है ना, इंपॉर्टेंट फ्रॉम जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। इनमें से कुछ जेईई मेंस में पूछे जा सकते हैं, पूछते हैं जेईई मेंस लेवल 3 या लेवल 2 में पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। और ये तो थ्योरी पार्ट था कि इस तरह से अपन किसी भी रॉड को अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे तो उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, B ओमेगा R स्क्वायर बाय 2, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड एंड सॉल्व सर्किट नंबर 9 एंड 10. So we have a conducting ring of mass small m, radius small r, resistance capital R, and initial angular velocity vector is omega naught j cap. We need to find the number of complete revolutions made by the ring before it stops. मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कितना गिवन है अपने को, -b k cap है। एट टाइम t इक्वल टू 0 द रिंग इज इन द xy प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, देयर इज नो सेल्फ इंडक्टेंस इन दिस कंडक्टिंग रिंग, और अपने को कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है।
तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर व्हाट वी स्टडीड इज दैट व्हाट इज फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. क्या थे वो लॉज? कि whenever there is a change in magnetic flux associated with the conducting ring there is an induced EMF. और ये जो induced EMF होता है, ये induced EMF कितना होता है? इट इज़ माइनस डी फाई बाई डी टी. तो किसी भी टाइम टी पे कितना फ्लक्स इस कंडक्टिंग रिंग में से पास हो रहा होगा? तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से पास होगा. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता है, और इनिशियली एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल मैंने कितना लिया था? 0 डिग्री लिया था. और जो कंडक्टिंग रिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रही है. तो अपन कहते हैं किसी भी टाइम टी के बाद अपनी जो कंडक्टिंग रिंग है वो थीटा एंगल रोटेट कर चुकी है. इसका मतलब क्या है कि एरिया वेक्टर भी थीटा एंगल रोटेट कर चुका है. कैसे? दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा, तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा, उस हिसाब से. तो एट टाइम टी जब इसकी एंगुलर वेलोसिटी थीटा डॉट होगी, मतलब ओमेगा होगी, कुछ भी रैंडम एंगुलर वेलोसिटी है विच इज़ ऑब्वियसली लेस देन ओमेगा नॉट, जो भी अपने को पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास होगा? दैट इज़ बी डी ए का इंटीग्रेशन विद सर्कल, है ना. तो कोई भी सरफेस नहीं है यहाँ पे, तो डायरेक्टली मैग्नेटिक फ्लक्स अपन लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल पता है वो कितना है? थीटा है. किसी भी टाइम टी पे इसको डिफरेंशिएट आप करेंगे तो ये आ जाएगा बी पाई आर स्क्वायर साइन थीटा एंड थीटा डॉट. ठीक है, तो ये तो आ चुका है इंड्यूस्ड ईएमएफ. अब इंड्यूस्ड ईएमएफ से अपन क्या कर सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टिंग रिंग एट एनी टाइम टी. सो करंट फ्लोइंग कितना होगा? इट इज़ गोइंग टू बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना था? बी पाई आर स्क्वायर साइन थीटा थीटा डॉट. दिस इज डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल. ठीक है, अब आ चुका है. तो पिछले मॉड्यूल में एक चीज़ मैंने स्किप करवा दी थी, दैट वॉज टॉर्क. तो किसी भी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में लगने वाला टॉर्क एक कंडक्टिंग कॉइल पे जो कि आई करंट कैरी कर रही है, कितना होगा? एन आई ए क्रॉस बी. अगर टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स एन है तो द टॉर्क विल बी एन आई ए क्रॉस बी. और इस टॉर्क का जो डायरेक्शन है दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. तो टॉर्क आ चुका है. तो इस किसी भी टाइम टी पे लगने वाला टॉर्क निकालते हैं अपन इस रिंग पे, तो वो टॉर्क कितना होगा वेक्टर फॉर्म में अगर अपन निकालने की कोशिश करें? तो करंट कितना है अपने पास में? इट इज़ बी पाई स्मॉल आर स्क्वायर साइन थीटा थीटा डॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल आर एंड ए क्रॉस बी. तो एरिया तो हरदम इसका पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी ही रहेगा. तो टाइम टी पे एंगल कितना था इनके बीच में? थीटा. और क्रॉस प्रोडक्ट है तो अपन ने क्या लगा दिया? साइन. तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर आ रहा है? माइनस जे कैप में, क्योंकि जे कैप किधर है? बोर्ड के प्लेन के बाहर आ रही है कैमरे के डायरेक्शन में. तो दिस इज इन माइनस जे कैप. तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि किसी भी टाइम टी पे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो तो किधर है? प्लस जे कैप में. और टॉर्क किधर है? माइनस जे कैप में. मतलब दिस इज अ रिटार्डिंग टॉर्क. तो ये टॉर्क क्या कर रहा है? उस एंगुलर वेलोसिटी को डिक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है. तो अपन क्या बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर पाई स्क्वायर स्मॉल आर की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस. दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ स्मॉल एम आर स्क्वायर. तो ये हाफ स्मॉल एम आर स्क्वायर क्या है? दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कंडक्टिंग रॉड अबाउट द डायमीटर, बिकॉज दिस इज द एक्सिस अबाउट विच द रिंग इज रोटेटिंग. अब मल्टीप्लाई करना है इसको अल्फा से अपने को, तो थीटा डॉट. तो ये रिटार्डिंग टॉर्क है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन अपन ने लगा दिया. तो ये आ चुकी है अपनी इक्वेशन नंबर 1. फ्रॉम सर्किट्स और फ्रॉम प्रीवियस सर्किट्स जो अपन ने पढ़े थे, सर्किट 1 to 4, वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी. क्या चीज़ बताई थी मैंने? काइनेटिक एनर्जी वाला फैक्टर मैंने बताया था. तो यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये टॉर्क क्या कर रहा है? ये टॉर्क इस एंगुलर वेलोसिटी को डिक्रीज़ कर रहा है. तो अपने को पता चल चुका है कि इस कंडक्टिंग रिंग की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कम हो रही है. इस कंडक्टिंग रिंग की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है. तो वो काइनेटिक एनर्जी जा कर रही है. वेयर इज़ दिस एनर्जी गोइंग? सो वी कैन से दैट एनर्जी इज़ being dissipated in the form of heat in the resistors. So minus dk by dt is equal to the thermal power which is I square r. तो I square r करेंगे आप तो नीचे की तरफ एक कैपिटल R बच जाएगा और ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर हो जाएगा. तो दैट इज़ b स्क्वायर पाई स्क्वायर स्मॉल r की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड थीटा डॉट स्क्वायर. सो वी कैन से दैट माइनस डी बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसी भी टाइम टी पे कितनी होगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. Moment of inertia about the axis about which the ring is rotating, so half mr square, and angular velocity is theta dot, इसका कर दो square. So this is equal to b square pi square small r की power 4 sin square theta and theta dot square divided by the resistance. अब यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं यार, इस स्मॉल आर स्क्वायर से एक ये आर स्क्वायर कैंसिल कर दोगे तो यहाँ आर की पावर 2 ही बच जाएगी. और अब इस थीटा डॉट को डिफ्रेंशिएट करना है अपने को. तो 2 थीटा डॉट एंड थीटा डबल डॉट, चेन रूल अपन ने लगाया, वेरी सिंपल.
तो फाइनल अपनी इक्वेशन क्या आएगी, तो एक 2 से एक 2 कैंसिल होगा, तो अपने पास सिर्फ एक 2 बचने वाला है. m वॉज ऑलरेडी देयर एंड थीटा डॉट थीटा डबल डॉट, और इस तरफ देखेंगे तो b स्क्वायर पाई स्क्वायर स्मॉल r की पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग रिंग. अब इस थीटा डॉट से ये थीटा डॉट कैंसिल करो तो अपने को वापस से क्या मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 1. सो दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग मेथड. ठीक है, कितनी जल्दी अपने को यहाँ आंसर तक अपन पहुँच चुके हैं. नहीं तो वहाँ पे अपन ने कहाँ से स्टार्ट किया था, फ्लक्स से स्टार्ट किया. फ्लक्स को डिफरेंशिएट करके इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला, इंड्यूस्ड ईएमएफ से करंट निकाला, करंट से टॉर्क निकाला, और फिर अपने को इक्वेशन मिली. लेकिन इस केस में क्या होगा, इन दिस केस अपन डायरेक्टली कह सकते हैं कि इस रिंग की जो है काइनेटिक एनर्जी वो डिक्रीज हो रही है. तो काइनेटिक एनर्जी जा कर रही है, द एनर्जी इज़ बीइंग डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट इन दिस रेजिस्टर कैपिटल आर. और किसी भी रेजिस्टर में कितनी एनर्जी डिसिपेट होती है अगर उसमें करंट आई है, दैट इज़ आई स्क्वायर आर. तो आई स्क्वायर आर की वैल्यू अपन ने लिखी और इस चीज़ को वैल्यूएट किया. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही सिंपल काम है जो अपन 5 मिनट में कर लेंगे. तो देखो वी कैन से दैट फाइन. सो माइनस स्मॉल m कैपिटल R डिवाइडेड बाय 2 b स्क्वायर पाई स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर. सारे कॉन्स्टेंट्स अपन ने एक तरफ लिख दिए हैं. थीटा डबल डॉट कैन बी रिटन एज थीटा डॉट का डेरिवेटिव. ठीक है, और उस तरफ अपने पास क्या बचा था, तो सब चीज़ों को अपन ने एडजस्ट कर दिया, तो केवल बचा अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा एंड थीटा डॉट. ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, है ना. और थीटा डॉट कैन बी रिटन एज द डेरिवेटिव ऑफ थीटा. इंटीग्रेट कर लेंगे तो अपन एंगल रोटेटेड को एंगल ऑफ वेलोसिटी के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं. यही तो अपने को चाहिए. तो देखो अपन कह सकते हैं जब रिंग ने कोई भी एंगल रोटेट नहीं किया था तब उसकी एंगल ऑफ वेलोसिटी कितनी थी, ओमेगा नॉट थी. और जब टोटल एंगल रोटेटेड बीटा हो चुका है तब एंगल ऑफ वेलोसिटी हो चुकी है 0. लिमिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो ये माइनस साइन तो हो जाएगा एडजस्ट. इस 2 से कर दीजिए इस 2 को कैंसिल, तो बच क्या कह रहा है अपने पास में, स्मॉल m कैपिटल R b स्क्वायर पाई स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर, है ना. और डेरिवेटिव ऑफ थीटा डॉट जो है मतलब dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है. तो डायरेक्टली अपन यहाँ पे ओमेगा नॉट लिख सकते हैं. नेगेटिव साइन को अपन ने एडजस्ट कर दिया एंड दिस इज इक्वेटेड विद दिस. तो इसको करना है अब इंटीग्रेट. सो दिस इज बीटा माइनस साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाय 2, है ना. और इसमें लिमिट्स लगा देंगे अपन 0 से बीटा, तब भी सेम नंबर रहने वाला है अपने को. तो अब 2 का एलसीएम लीजिए और इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कीजिए तो अपने को क्या मिल जाएगा, वी विल बी लेफ्ट विथ 2 बीटा माइनस साइन ऑफ 2 बीटा एंड दैट इज इक्वल टू 2 स्मॉल m कैपिटल R ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय b स्क्वायर पाई स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर. तो अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. तो पहली इक्वेशन अपने इस क्वेश्चन की आ चुकी है ना. पार्ट ए सॉल्व हो चुका है. पार्ट बी की अगर अपन बात करें तो अपन क्या कह सकते हैं कि 2 बीटा माइनस साइन ऑफ 2 बीटा. तो बीटा क्या है, बीटा इज द टोटल एंगल रोटेटेड बाय द रिंग बिफोर इट स्टॉप्स, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है. 2 मास कितना है रिंग का, 1 kg है, राइट. एंड रेजिस्टेंस कितना है, इट इज़ 1 ओम. सब कुछ ऐसा यूनिट्स में है, यूनिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है. एंगल ऑफ वेलोसिटी गिवन है 16 पाई रेडियंस पर सेकेंड, है ना. एंड मैग्नेटिक फील्ड इज़ 1 टेस्ला, तो टेस्ला का स्क्वायर हो गया है यहाँ पे. पाई स्क्वायर को पाई स्क्वायर ही रहने देते हैं अपन. और नीचे r स्क्वायर है, तो रेडियस कितना है इसका 30 सेंटीमीटर. मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.3 बचेगा. तो ये हो चुका है 0.3 का स्क्वायर. तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी, देखो 3200 डिवाइडेड बाय 9 पाई. ये न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी आ रही है. अब ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 अपॉन 9 पाई स्क्वायर और 1 पाई यहाँ बच जाएगा. ऐसा अपन ने क्यों किया आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में. सो वी आर लेफ्ट विथ 2 बीटा माइनस साइन 2 बीटा इक्वल्स 113.70. तो 2 बीटा को डालेंगे x तो बचेगा x माइनस साइन x इक्वल्स 113.70. Now let us assume that we have a function called fx which is equated with x minus sin x. In order to understand the behavior of this function we need to differentiate this. So f dash x is equal to 1 minus cos x. Cos x belongs to closed interval minus 1 to 1, so this is always positive, therefore we can call fx as an increasing function. और अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फॉर x बिलोंगिंग ओपन इंटरवल x1 to x2 we can say that f of x is less than f of x2 but it is greater than f of
x1। तो अपन क्या कह सकते हैं, fx की वैल्यू कितनी है 113.17, सो दिस शुड बी लेस देन f ऑफ x2। सो f of 36.5 pi is 114.668 minus 1 which is 113.668, but it should be greater than f of x1 which is 113.097। तो अपन क्या कह सकते हैं कि f of x, ओके, सो f of x was this, तो अपन क्या कह सकते हैं कि x जो है दैट शुड बी लेस देन 36.5 पाई, बट इट शुड बी ग्रेटर देन 36 पाई। x की वैल्यू कितनी थी, 2 बीटा थी, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा बीटा। सो बीटा शुड बी लेस देन 18.25 पाई, बट इट शुड बी ग्रेटर देन 18 पाई। तो बीटा की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसके बीच में ही कुछ भी आएगी। अब अपन तुक्का नहीं लगा सकते एग्जाम में, इसलिए एग्जामिनर ने क्या पूछा अपने से कि नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशंस। तो 18 पाई एंगल तो कंप्लीट रोटेट करेगी और कुछ माइन्यूट सा एंगल और रोटेट करेगी। तो कंप्लीट रेवोल्यूशंस कितने हो चुके हैं, एक रेवोल्यूशन में रिंग कितना घूमेगी 2 पाई एंगल, तो इसको 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर 9। तो सर्किट 9 का आंसर कितना हो चुका है 9। तो इट वॉज अ वेरी अमेजिंग प्रॉब्लम, ठीक है। थोड़ी बहुत मैथ्स भी यूज़ कर लिया इन्होंने यहाँ पे, फंक्शन का बिहेवियर चेक करवा लिया अपने से। तो बात करते हैं अपन सर्किट नंबर 10 की, विच इज़ अ 2 स्टार प्रॉब्लम फ्रॉम बुक DC पांडे, ओके। तो यहाँ पे अपने पास में वही वाली कंडक्टिंग रिंग है जो अपने पास सर्किट 9 में थी, और इस बारी जो कंडक्टिंग रिंग है, इस कंडक्टिंग रिंग में एक वेरिएबल डिफाइंड है दैट इज लैम्डा विच इज इक्वल टू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग रिंग, एंड वी आर इंस्ट्रक्टेड टू फाइंड द फोर्स ऑन द कंडक्टिंग रॉड विच इज एट अ डिस्टेंस a/2 फ्रॉम पॉइंट A। तो इस कंडक्टिंग रिंग में 2 पॉइंट्स है, पॉइंट A एंड पॉइंट B, ठीक है। और यहाँ पे कंडक्टिंग रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है 2a विच इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द कंडक्टिंग रिंग, दैट मीन्स द रेडियस ऑफ द कंडक्टिंग रिंग इज स्मॉल a। और अपने को एक चीज़ और गिवन है कि इस कंडक्टिंग रिंग के सेंटर से √3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक थिन इनफाइनाइट वायर सिचुएटेड है जो कि I0 अमाउंट ऑफ करंट कैरी कर रहा है n + j कैप डायरेक्शन। कंडक्टिंग रिंग की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कितनी है V0 j कैप, कंडक्टिंग रॉड की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कितनी है V0/2 j कैप, ठीक है। अब अपन ने बोला एक मोमेंट आ चुका है जब ये रॉड जो है इसका कुछ CD पोर्शन जो है रिंग में इंटरसेप्ट हो चुका है, ठीक है। एक्चुअल लेंथ ऑफ रॉड इज 2a बट CD इज लेस देन 2a, ऑलराइट। तो फोर्स निकालने के लिए अपने को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, करंट, और करंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा अपने को, इंड्यूस्ड EMF इन द पोर्शन CD ऑफ रॉड। तो कैसे निकालेंगे ये काम अपन, तो देखो अपन ने बोला कि इंड्यूस्ड EMF कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट x डिस्टेंस। तो अपन ने बोला यार अपन किसी भी x डिस्टेंस पे गए और x डिस्टेंस पे जाके अपन ने dx लेंथ की रॉड ले ली है, तो मैग्नेटिक फील्ड x पे कितना होगा μ0 I0 डिवाइडेड बाय 2 पाई x, फिर dx एंड द करंट फ्लोइंग इन द इनफाइनाइट वायर दैट इज़ I0, इसको अपने को इंटीग्रेट करना है, और v रॉड दैट इज़ द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टिंग रॉड। अब लिमिट्स की बात करें तो यार लिमिट्स अपने को कहाँ से कहाँ तक लगानी है, लिमिट्स इसमें अपने को लगानी है x1 से लेके x2 तक की। तो इससे लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस c ये जो है दिस इज़ x1, और यहाँ से लेके d तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है x2। तो x1 की वैल्यू कितनी होगी, द वैल्यू ऑफ x1 विल बी √3a माइनस a का साइन थीटा, सो a साइन थीटा। और सिमिलरली अपर लिमिट लगाएंगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी √3a प्लस a का साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू आपको इस डायग्राम से रीड करनी है, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, so which is half, that means theta is equal to pi/3 or you can call it as 60 degree। तो this is the value of induced EMF। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो पहला काम तो अपना सॉल्व हो चुका है कि induced EMF CD पोर्शन में कितना होगा, तो μ0 I0 एंड वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टिंग रॉड V रॉड जो भी है डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये सब चीज़ें कांस्टेंट है, बचा सिर्फ और सिर्फ dx/x जिसका इंटीग्रेशन कितना होता है ln x। लिमिट्स आप लगाएंगे और साइन थीटा को √3/2 डालेंगे तो क्या होगा, सो अपर लिमिट बन जाएगी 3√3a/2 और लोअर लिमिट बन जाएगी √3a/2, और ln में दोनों नंबर्स डिवाइड होंगे तो 3√3a/2 डिवाइडेड बाय √3a/2 दैट इज़ 3। तो यहाँ पे बच जाना चाहिए ln ऑफ 3। सो दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्किट 10। इंड्यूस्ड EMF आ चुका है अपने पास में एक रॉड के अंदर जिसकी लेंथ कितनी है CD है, और इस रॉड की जो स्पीड है दैट इज़ v रॉड, और डायरेक्शन अपने को पता है j कैप। तो इंड्यूस्ड EMF आ चुका है, तो यार एक काम करते हैं अपन अब अपन बोलते हैं कि CAD जो पोर्शन है कंडक्टिंग रिंग का, इसका रेजिस्टेंस है कुछ कैपिटल R CAD दैट इज़ CAD, और जो CBD पोर्शन है अपनी कंडक्टिंग रिंग का, इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ कैपिटल R CBD, और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है लैम्डा है। तो
इतनी लेंथ में कितना रेजिस्टेंस होगा, तो ये टोटल लेंथ कितनी है, सो वी नीड टू कैलकुलेट द लेंथ सी बी डी। तो x इक्वल टू आर थीटा होता है, तो उस हिसाब से अपन बोलेंगे r मल्टीप्लाइड बाय एंगल, तो ये एंगल π/3 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 2π/3, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 4π/3, बिकॉज द टोटल एंगल इज 2π। और सिमिलरली अपन आर सी ए डी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो दैट शुड बी लैम्डा टाइम्स 2π/3 इंटू ए। ये दो चीज़ें भी अपने पास में आ चुकी है। तो यहाँ पे अपने पास में एक पूरा सर्किट बन चुका है, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इन द पोर्शन सी डी ऑफ रॉड, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी कैसे चेक करेंगे अपन, वी क्रॉस बी से। तो वी रॉड क्रॉस बी वेक्टर आप निकालेंगे, तो दैट शुड बी दिस। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रॉड सी डी। और रॉड सी डी का कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, जो मैंने यहाँ पे बनाया भी नहीं है। तो अपने पास पूरा सर्किट यहाँ पे आ चुका है। अब अपन बोलते हैं कि यार अपन ने क्या कहा कि यहाँ से एक करंट निकल रहा है, लेट्स कॉल इट I1, और यहाँ से एक करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज़ I2, और I1 और I2 जंक्शन C पे ऐड होके कितना करंट क्रिएट कर रहे हैं I। सो आई एम कॉलिंग दैट I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2। तो छोटा सा सर्किट यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपन बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, बट एक छोटा सा उसका अपन यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ क्या है, I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2। एक जंक्शन पे आने वाला नेट करंट इज इक्वल टू उसी जंक्शन से विड्रॉ होने वाला नेट करंट। सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। फाइन, अब अपन को क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ताकि अपने को अपनी ये जो रॉड है, रॉड सी डी, इसमें नेट करंट मिल जाए। तो रॉड में नेट करंट अपने को चाहिए। फाइन, तो I1 और I2 अपने को चाहिए। I1 और I2 कैसे निकलेगा, तो ये जो लूप है ना अपना CBDC है ना, ये जो लूप है इसके अंदर अपन लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ। तो यार मैंने बोला मैं इस तरीके से इसके अंदर घूम रहा हूँ, तो इस तरीके से अपन घूमेंगे तो करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं अपन, तो इट शुड बी प्लस I1 कैपिटल R CBD, ओके, एंड प्लस द इंड्यूस्ड EMF इन द पोर्शन CD ऑफ रॉड, ओके। और क्या आना चाहिए अपने पास में, हाँ, जो पोर्शन CBD है इस पोर्शन को भी अपन एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसके अंदर भी इंड्यूस होगा EMF। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, रॉड जो अपनी रॉड है उसके अंदर तो इंड्यूस हो रहा है EMF, लेकिन जो कंडक्टिंग रिंग है उसके अंदर भी EMF इंड्यूस हो रहा है। तो जो कंडक्टिंग रिंग का ये पोर्शन है CBD, इसके अंदर कितना EMF इंड्यूस होगा, इतना ही EMF इसके अंदर इंड्यूस होगा। बस वी रॉड की जगह आपको क्या डालना पड़ेगा यहाँ पे, V0/1, बिकॉज दैट्स द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द कंडक्टिंग रिंग। तो अपन क्या कह सकते हैं कि इसमें EMF किस तरीके से इंड्यूस होगा, आगे जा रहा है तो इसमें भी EMF इसी तरह से इंड्यूस होगा, और जो पोर्शन ऑफ द कंडक्टिंग रिंग है CAD, उसके अंदर भी EMF इस तरीके से इंड्यूस होगा। तो ये पूरा एक सर्किट बन चुका है जिसके सारे रेजिस्टर्स EMF अपने को पता है। तो बस रेजिस्टेंस EMF पता है तो अपन करंट के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ अपन लोअर लूप में लगा रहे थे, सो करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में अपन जा रहे हैं, ठीक है। सो दैट शुड बी प्लस I1 R CBD एंड माइनस induced EMF in the portion CBD of the conducting ring. So induced EMF in the portion CBD, this should be equal to what? This should be equal to 0. तो यहाँ से अपने पास में I1 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी I1 की वैल्यू, induced EMF in the portion CBD of conducting ring minus induced EMF in the rod CD divided by resistance of CBD. अब बात करें अगर अपन I2 की, तो I2 के लिए अपने को अपर लूप में क्या लगाना पड़ेगा, किरचॉफ्स लॉ। तो फॉर एग्जांपल अपन इस तरीके से चल रहे हैं, तो इस तरीके से चल रहे हैं अपन, तो प्लस इंड्यूस्ड EMF इन द रॉड CD मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। और इस तरीके से अपन जाएंगे तो प्लस I2 एंड रेजिस्टेंस ऑफ द पोर्शन CAD, ओके, एंड माइनस इंड्यूस्ड EMF इन द पोर्शन CAD, दिस शुड बी इक्वेटेड विद 0। तो किरचॉफ्स लॉ है, इसमें क्लैरिटी अगर हल्की सी कम हो तो चलेगा, क्योंकि आगे अपन इन सब चीज़ों को और डीप में देखने वाले हैं। तो यहाँ से I2 की वैल्यू अपन इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो I2 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, I2 की वैल्यू आ जाएगी इंड्यूस्ड EMF इन द पोर्शन CAD ऑफ कंडक्टिंग रिंग माइनस induced EMF in the portion CD of the conducting rod divided by the resistance of the portion CAD which we just calculated here. Alright, so now we are having the value of I1 and I2. So we know that I is equal to I1 plus I2. So let's add this. तो I1 की वैल्यू आपको यहाँ रखनी है और यहाँ से भी I2 की वैल्यू आपको यहाँ रखनी है, ताकि अपने को इस कंडक्टिंग रॉड में नेट करंट पता चल जाएगा when this rod is at a distance a/2 from point A. तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक चीज़ EMF induced in the portion CBD of the conducting ring is equal to EMF induced in the portion CAD of the conducting ring, जो कि मैंने सर्किट 8 में आपको बताया था
कि यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर कोई भी आर्बिट्ररी शेप का वायर है तो उसको आप एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, विच विल बी कनेक्टिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्बिट्ररी वायर विच इज़ नथिंग बट CD। और CD में इंड्यूस्ड EMF अपन पहले कैलकुलेट कर चुके हैं इंटीग्रेशन से। बस यहाँ पे V रॉड की जगह अपने को क्या रखना है, वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टिंग रिंग विच इज़ V0। ओके, V रॉड कितना था, V0/2, लेकिन कंडक्टिंग रिंग की वेलोसिटी कितनी है, V0 है। फाइन, तो अपन ध्यान से देखें तो ये नंबर दोनों में कॉमन है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द पोर्शन CBD इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द पोर्शन CAD। और ई रॉड की वैल्यू दोनों तरफ वेरिएबली सेम आ चुका है, ओके, इन द रॉड CD। तो इसको अपन जब कॉमन लेंगे तो क्या डिफरेंस, किस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है, केवल स्पीड का डिफरेंस आ रहा है। तो बाकी सारी चीज़ों को आपको कॉमन ले लेना चाहिए यहाँ से। तो μ0 I0 डिवाइडेड बाई 2π ln3, ये सब तो है कांस्टेंट। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे और आगे की तरफ क्या है अपने पास में, EMF इंड्यूस्ड इन दिस पोर्शन ऑफ द रॉड विच इज़ इक्वल टू EMF इंड्यूस्ड इन दिस पोर्शन ऑफ रॉड, और वो न्यूमेरिकली इसके इक्वल है। सो द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टिंग रिंग इज़ V0 एंड द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टिंग रॉड इज़ V0/2। फिर अपने पास ब्रैकेट में क्या बचना चाहिए, 1/R1 + 1/R2, क्योंकि दोनों को अपन ऐड कर रहे हैं। तो R1 तो ये है और R2 ये है जो अपन ने यहाँ निकाला, इनको आप जोड़ेंगे तो 1/R1 + 1/R2 अपन को करना है। तो 3/λπa को अपन ले लेते कॉमन। सो 3/λπa को अपन ने लिया कॉमन। फिर ब्रैकेट में अपने पास बचता है 1/2 + 1/4, ये अपने पास बचा है यहाँ तक। अब 1/2 + 1/4 कितना होता है, इट इज़ 3/4, ठीक है। और V0 - V0/2 इज़ V0/2। तो अपने पास में I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से, इट इज़ μ0 I0 ln3 V0 डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखो π² अपन डायरेक्टली कर सकते हैं, यहाँ पे लैम्डा है, A है, π² लैम्डा A। अब 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, नीचे आना चाहिए 16 और ऊपर 3 3 ज़ा बच जाना चाहिए 9। सो लेट्स चेक वी आर नॉट मिसिंग एनीथिंग। ओके, सो दिस इज़ परफेक्ट। So this is the current in the conducting rod when it is at a distance of small a/2 from point A। पूरा सर्किट अपन ने सॉल्व कर लिया। अब सर्किट सॉल्व करने के बाद में क्या है कि वी नीड टू फाइंड द फोर्स ऑन द कंडक्टिंग रॉड। तो अपने को करंट मिल चुका है जिसकी वैल्यू कितनी है, I0 μ0 V0 ln3 × 9 डिवाइडेड बाई 16 π² लैम्डा A। ओके, एंड द मेन गोल इज़ टू फाइंड द फोर्स ऑन कंडक्टिंग रॉड व्हेन इट इज़ एट अ डिस्टेंस a/2 फ्रॉम पॉइंट A। तो किसी भी कंडक्टिंग रॉड पे लगने वाला फोर्स कितना होता है इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो अपन जानते हैं F मैग्नेटिक वेक्टर जो है दैट इज़ I टाइम्स dl वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का इंटीग्रेशन। तो डायरेक्टली I की वैल्यू तो अपने को पता ही है, तो इसको अभी के लिए अपन I लिखते हैं। तो करंट इसमें उस टाइम पे क्या है, कांस्टेंट है, dl को अपन ने ले लिया dx, और मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, μ0 I0 डिवाइडेड बाई 2πx। तो वापस से यार अपन ने डिफरेंशियल एलिमेंट लिया था। अब लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे अपन, फ्रॉम x1 टू x2। तो x2 कितना होगा और x1 कितना होगा, x1 इज़ गोइंग टू बी √3a/2, और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, √3a/2 का 3 टाइम्स। तो dx/x का इंटीग्रेशन हो चुका है ln x, है ना, और अपने पास बचा है μ0 I0 डिवाइडेड बाई 2π। ओके, सो μ0 I0 डिवाइडेड बाई 2π, और एक करंट जो कि यहाँ से अपन सब्सटीट्यूट करेंगे, और dx/x का इंटीग्रेशन हो चुका है ln x। लिमिट्स लगाएंगे तो बचेगा ln 3, बिकॉज √3a/2 जो है ln के अंदर ही कैंसिल हो जाएगा। So this is the final answer. So this is the force or the magnetic force acting on the conducting rod when it is at a distance small a/2। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन लिखना है आपको, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए j कैप, अज्यूमिंग दैट अपवर्ड डायरेक्शन इज प्लस j कैप, जिसकी टर्म्स में मैंने आपको ट्रांसलेशनल वेलोसिटीज डिक्टेट की थी। ठीक है, तो यार ये सॉल्व हो चुका है अपना सर्किट 10 भी, विच इज़ अ 2-स्टार प्रॉब्लम। सो फाइनली अपन ने मॉड्यूल नंबर 14 में 10 सर्किट देख लिए, ठीक है, और I की वैल्यू आप यहाँ पे चाहे तो रख सकते हैं। सो दिस शुड बिकम μ0² I0² मल्टीप्लाइड बाय ln3², ओके, मल्टीप्लाइड बाय V0, न्यूमिनेटर में रहेगा कितना 9, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 32 π³ लैम्डा A। ठीक है, तो दिस इज़ द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है ये क्वेश्चन। दिस इज़ अ 2-स्टार प्रॉब्लम, बट अगर इस टाइप की प्रॉब्लम भी JEE एडवांस जैसे एग्जाम में आती है तो प्रेशराइज कर सकती है स्टूडेंट को, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली अ लेंथी क्वेश्चन फ्रॉम JEE एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि देखो अपन ने पूरा सर्किट सॉल्व किया है, जब जाके अपने को करंट मिला है, और इस सर्किट को और कॉम्प्लिकेटेड भी किया जा सकता है एग्जामिनर्स के थ्रू।
सर्किट में कॉम्प्लिकेशंस अपन बढ़ा सकते हैं, वो सब चीज़ें अपन आगे देखेंगे। यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, केवल करंट और रेजिस्टेंस और ईएमएफ ही नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। सो एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी सिंपल सर्किट एंड दिस इज़ अ ग्रेट वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग यू टू सर्किट सॉल्विंग। ठीक है, तो अभी तो अपन इंट्रोड्यूस करेंगे आपको सर्किट सॉल्विंग से, ये तो बस अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कुछ इलस्ट्रेशंस देख रहे हैं ताकि अपनी एडवांस लेवल प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं रहे। ठीक है, तो मिलते हैं मॉड्यूल नंबर 15 में। टिल देन हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड थैंक यू।